हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके 8th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की थर्ड एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। होपफुली आपको पहली दोनों एक्सरसाइजेज और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कॉन्सेप्ट का मतलब समझ आया होगा। सो किसी भी तरह का भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ उसी के नीचे बिल्कुल आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 8.3 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए 8.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट शुड बी एडेड टू थ्राइस द रेशनल नंबर दैट वन टू गेट अनदर वन। ये कह रहा है कि इस रेशनल नंबर के 3 गुने में ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट ये बचे। तो देखिए, टू गेट हो गया, या इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, विल सेल हो गया, वाज वर हो गए। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली? आपके इक्वल के साइन को। क्लियर? तो हमें एक स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड, कि क्या ऐड करना चाहिए, तो उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, let the required number be x बोल दे। therefore according to question, इन्होंने क्या बोला है कि what should be added, ऐसा क्या ऐड करें, लेकिन किस में, यानी कि हमें कुछ ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है उसको हमने x बोल दिया, लेकिन किस में ऐड करना है वो अभी आगे बता रहा है। टू थ्राइस द रेशनल नंबर दैट वन, यानी कि ये जो नंबर है इसके 3 गुने में, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ -7/4। टू गेट क्या बताया? इक्वल क्या? 3/7। ठीक है, तो यानी कि ऐसा एक स्ट्रक्चर हमारे पास, ऐसी एक इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 7 से मल्टीप्लाई करें तो -21/4 प्लस एक्स इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है? 3/7। अब ये -21/4 ये जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? ऐड करेगा 21/4। अब बस हमें क्या करना है? इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 28। तो ये 12 और ये 7 से मल्टीप्लाई करें तो 147। सो ये हमारे पास कितना बन रहा है? ये बन गया 159 डिवाइडेड बाय 28, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 159 डिवाइडेड बाय 28। क्लियर? होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 56 यूनिट्स एंड इट्स साइड्स आर 2x, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5। फाइंड द रिस्पेक्टिव लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आसान है, चलिए देखिए। हमें गिवन साइड्स क्या हैं पहले वो मेंशन कर देते हैं। गिवन साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर क्या क्या है? 2x, 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर
ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है 56, जबकि ट्राइंगल का पेरीमीटर होता क्या है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट, इज इक्वल टू 56 चल ही रहे। तो सम ऑफ ऑल साइड दैट मीन्स कि 2x एक साइड है, 2x प्लस 3 भी एक साइड है, 2x प्लस 5 भी एक साइड है। तो इन सब का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। और इज इक्वल टू में क्या चलेगा 56। तो देखिए 2x प्लस 2x प्लस 2x, हाउ मच x, 6x, देन 3 प्लस 5 इट इज 8। तो ये 6, सो 6x इज इक्वल टू, मतलब 6 पीछे में बोल गया 56। अब 8 राइट साइड जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा, सो 6x किसके इक्वल आ गया, 48 के इक्वल आ गया। तो अब 6 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड। सो x की क्या वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8, जबकि x तो हमारे पास इन साइड्स में यूज होने वाली जस्ट एक वैल्यू है। तो देयरफॉर तीनों साइड्स क्या हुई वो हम पता करते हैं। देयरफॉर साइड्स आर, देखिए एक है 2x, x यानी कि 8 मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरी 2x प्लस 3 एंड तीसरी है 2x प्लस 5, दैट इज करके इनकी एक्चुअल वैल्यू लग देते हैं। 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 3 19, एंड देन 8 इंटू 2 16, 16 एंड 5 21, यानी कि एक्चुअल वो तीनों साइड कितनी है 16, 19 एंड 21, राइट। चलिए ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड करते हैं, when 3 times a certain number is subtracted from 8 times the same number, ठीक है, कोई सर्टेन नंबर है, उस सर्टेन नंबर को हम x मान लेते हैं। तो ये कह रहा है उस x का 3 टाइम को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, when this is subtracted from किस में से 8 times the same number, यानी कि x, we get 35। आसान है ये भी, देखिए तो लैंग्वेज को थोड़ा समझने की जरूरत है। वी गेट यहाँ पर इक्वल का काम करेगा बजाय इस इज की, ठीक है, ये वाला इज अब सब्ट्रैक्टेड के साथ यूज हो रहा है, क्लियर। तो देखिए उस रिक्वायर्ड नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड number be x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए हमने क्या करना है, पीछे से पढ़ेंगे। द सेम नंबर यानी कि x का 8 टाइम क्या हो जाएगा, यानी कि 8x, इस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्रॉम है ना, इस में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन का साइन, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वही x यानी कि सर्टेन नंबर का 3 टाइम यानी कि 3x, और इज इक्वल टू में वी गेट क्या मिल रहा है हमें 35। सो 8x माइनस 3x इट इज 5x एंड इज इक्वल टू 35। सो 5 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, 7 आ रही है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, मैंने ऊपर भी कुछ और ही लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है NUM, नंबर किसके इक्वल हो जाएगा 7 के, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए देखिए इस बार हमारे पास डिफरेंस ऑफ 2 नंबर 9 गिवन है एंड देयर रेशियो दे रखा है, उन दोनों नंबर का रेशियो दे रखा है। तो जब भी दो रेशियोज दिए जाते हैं या दो से ज़्यादा नंबर्स का रेशियो दिया जाता है, तो कैसे काम करना है देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले उन रेशियो को लेकर चलिए, गिवन
रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, सो दोनों नंबर्स का रेशियो कितना गिवन है, 7:4, सॉरी 4:7, मैं उल्टा बोल गया। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी आप रेशियो बताएं, अगली ही लाइन लेट की करें क्या, कि वो कॉमन रेशियो क्या होगा, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। ये कॉमन रेशियो का क्या मतलब है, देखिए आप मान लीजिए एक नंबर हो सकता है 8 और एक नंबर हो सकता है 14, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 2 से कैंसिल करके ये भी 4/7 बच रहा है ना। या हो सकता है एक नंबर 12 हो और एक 21 हो, इनको भी आप कैंसिल करते हैं, छोटा करते हैं, तो 3 से कैंसिल कीजिए, ये देखिए तब भी आपके पास क्या आंसर बच रहा है, 4/7 ही बच रहा है ना। तो एक बार आपने यहाँ पर 2 कैंसिलेशन की, एक बार आपने यहाँ पर 3 कैंसिलेशन की, एक बार यहाँ पर हो सकता है कुछ और कैंसिल करें। तो ये जो 2 और 3 ये आप ऊपर नीचे दोनों ही जगह कैंसिल कर रहे हो, तो ये दोनों जगह है, यानी कि ये कॉमन है ना। तो ये कॉमन पार्ट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। हमें नहीं पता कि ये 12/21 को कैंसिल करके 4/7 बनाए, या ये 8/14 को कैंसिल करके 4/7 बनाए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमेशा एक कॉमन क्वांटिटी लेट करते हैं। अब उस कॉमन क्वांटिटी को वापस से जब आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर बन जाएगा, दूसरे में मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए दूसरा नंबर बन रहा है। अगर बाई चांस वो x की वैल्यू 3 है तो उसको 3 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर बन रहा है, 3 को 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो दूसरा नंबर बन रहा है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इनको यानी कि कॉमन रेशियो को उन रेशियोज में मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, वो नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, देयरफॉर टू नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, आपको ये जो कॉमन रेशियो है एक बार 4 में मल्टीप्लाई करना है और एक बार 7 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 4x, अब रेशियो का साइन नहीं लगाना, एंड और एक 7x, या कोमा लगाइए। ठीक है, अब हमारे पास 2 नंबर आ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहली लाइन देखिए, उन्हें क्या बोला है, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 9, और 9 भी कैसा है, पॉजिटिव 9 है ना। तो अब डिफरेंस कब आएगा, 9 जब बड़े में से छोटे को घटाएं, तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है 7x और छोटा नंबर कौन सा है 4x। तो ऐसा करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा 9। तो 7 - 4 इट इज 3x इज इक्वल टू 9। सो 3 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है 3। अब x तो क्या था, x तो हमारे पास कॉमन रेशियो था, लेकिन हमें तो एक्चुअल नंबर बताने, और एक्चुअल नंबर कुछ ऐसे हैं, है ना। तो देयरफॉर द टू नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, 4 × x एंड 7 × x। इसको दैट इज में डाल दें, दैट इज 12 एंड 21। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, द सम ऑफ 1/3, 1/4 एंड हाफ ऑफ ए नंबर। अब ये ऑफ ए नंबर जो है ये हम x मानेंगे, एक बार इसका हाफ लेके चलेंगे, एक बार इसका 1/4 लेके चलेंगे, एक बार इसका 1/3 लेके चलेंगे, और फिर उन सबको आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करके इज यानी कि इक्वल के साइन के बाद हम क्या लेके चलेंगे ये, और वहाँ से उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ख़त्म। तो चलिए रिक्वायर्ड नंबर को लेट करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x मान लें। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ सकते हैं। एक बार हमें क्या करना है, 1/3 करना है इस x का, यानी कि 1/3 ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ x यानी कि x/4, एंड हाफ ऑफ x यानी कि x/2। इन सब का सम यानी कि प्लस, इज यानी इक्वल 169। तो बन गई इक्वेशन। अब सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं बड़े आराम से। तो देखिए एलसीएम 12 आ गया,
12 डिवाइडेड बाई 3 4 4 इंटू एक्स 4x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4 3 3 इंटू एक्स 3x 12 डिवाइडेड बाई 2 6 6 इंटू एक्स 6x। तो ये 169। तो ये 4x एंड 3x एंड 6x कितने हो गए? आई थिंक 13x हो गए, और डिवाइड में चल रहा है 12। अब 169। अब ये देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो 13/12 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 13 से 169 कैंसिल करें तो 13। सो हमारे पास कितना आ गया? 12 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 156। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमें पता चल गया है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 156, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लास ऑफ 96 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3/5। 3/5 का मतलब हो गया 3/5, 1/4 1/3 अभी हम करके आए थे ना, यानी कि 1/4 1/3 ऐसा कुछ। ऑफ ए नंबर ऑफ बॉयज़, ये कह रहा है जितने नंबर ऑफ बॉयज़ है उसका 3/5 नंबर ऑफ गर्ल्स है। ठीक है, इज मतलब इक्वल का साइन हो जाएगा, 3/5 यानी मल्टीप्लाई ऑफ, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बॉयज़। और फिर इन सब का टोटल कर लें तो वो टोटल हमारे पास 96 बन रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को टोटल कर ले तो। सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। सो लेट कर लेते हैं बॉयज़ की क्वांटिटी। ठीक है, या सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता देते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 96। लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, वैसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज नहीं करना था, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, बॉयज़ की डायरेक्ट क्वांटिटी पता चल जाए तो बात ही क्या है, हम 96 में से सब चेक कर देंगे, है ना। बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने लेट कर लिया x। ठीक है, देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? इन्होंने क्या बोला था? 3/5 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, है ना। तो 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एंड नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि 3/5 x। क्लियर। सो अब हम यहाँ पर टोटल स्टूडेंट को लेकर चलते हैं। देयरफॉर, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स सभी को ऐड करें, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। क्लियर। तो अब इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेते हैं 5। सो 5 डिवाइड बाई 1 5, 5 इंटू एक्स 5x, 5 डिवाइड बाई 5 1, 1 इंटू 3x इज इक्वल टू 96, राइट। तो ये कितना बन गया? 8x बाई 5 इज इक्वल टू 96। अब x की वैल्यू निकालनी है, सो 8/5 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 8 से इसको कैंसिल करें तो 12, है ना। सो x कितना आ रहा है हमारे पास? 60। तो अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ गए? x यानी कि 60, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स ये कितनी है? 3/5 ऑफ 60, 3/5 ऑफ x बोला था ना, तो वही। सो 5 से इसको कैंसिल करें तो 12, तो 12 36। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास आ गए नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 48, फाइंड द इंटीजर्स। अब ये कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? देखिए,
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, जैसे 1 2 3 ये क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। 2 3 4 ये भी 3 कॉन्जिक्यूटिव है। अगर ये 3 की बात कर रहा है तो 3 3 का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 4 की भी बात कर सकता है, 2 की भी बात कर सकता है। भाई 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं, तो एक ही हो सकते हैं, 10 11 12 13, ये 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं लगातार, ठीक है। तो एक को लेट कर लेते हैं, या डायरेक्टली हम इनको लेट कैसे करते हैं, 3 को ही लेट कर लेते हैं। लेट द 3 consecutive integers are, देखिए हमेशा जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेट करने हैं तो हमेशा कैसे लेट करोगे, एक x, 2 लेट करने हैं तो x+1, और 3 लेट करने हैं तो x+2, 4 लेट करोगे तो x+3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने 3 पर काम करना था तो हमने 3 लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इन तीनों नंबर x, x+1 और x+2 का सम कितना है, 48। तो इनका हम सम करें और इज इक्वल टू में क्या चलाएं, 48 बन गई हमारी इक्वेशन। अब बड़े आराम से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स इट इज़ 3x, देन 1 प्लस 2 इट इज़ 3, राइट। सो 3x, 3 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट। सो 3x इज इक्वल टू 45। अब 3 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। तो अब तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बता दें, देयरफॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, क्या क्या हो गए, 15, 15 प्लस 1, 15 प्लस 2, दैट इज 15, 16 एंड 17, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है इसमें थ्योरेटिकल एक्सरसाइज में, लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा हर टेस्ट या उसमें पेपर्स में, ठीक है। तो देखिए क्या है 8 क्वेश्चन। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। देखिए फिर से रेशियो आ गया, कॉमन रेशियो x मानेंगे, इन दोनों की एज आ जाएगी, ए की एज आ जाएगी 5x, बी की एज आ जाएगी 7x, ठीक है। फिर कहता है 4 ईयर लेटर, अब से 5 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। तो सबसे पहले तो इनकी करंट एज पता करते हैं, फिर उनके 4 साल बाद की एज पता करेंगे। मान लीजिए आज आप जो है 12 साल के हैं, ठीक है, तो 4 साल बाद कितने हो जाएंगे, 16 ना। तो आपने क्या किया, 12 प्लस 4 किया। तो ऐसा ही काम हम यहाँ करेंगे, हमारे वाले क्वेश्चन में भी हम 4 ईयर्स ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गिवन रेशियो बता देते हैं। गिवन रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। तो रेशियो हमें क्या गिवन है, 5:7। तो क्या लेट करें, लेट द कॉमन रेशियो बी x मान लें। देयरफॉर एज ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 5x ईयर्स, है ना। एंड एज ऑफ बी ये कितनी हो जाएगी, 7x ईयर्स। आप इसको एज इट इज़ मत लिखना, एज ऑफ लिखना, मैं टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो देखिए अब हमें पता करना है, ये तो इनकी आज की एज है, करंट एज है, लेकिन हमें तो इनके 4 साल बाद की एज पता करनी है ना। सो नाउ एज ऑफ ए आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, ए की 5x में हमने 4 ऐड कर दिया, यानी कि इतने साल। एंड एज ऑफ बी आफ्टर 4 ईयर्स, बी की एज कितनी हो जाएगी, 7x + 4, इतने ईयर्स, है ना।
अब हम इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लेकर चल सकते हैं। वो क्या कह रहा है, अब 4 साल के बाद की उनकी जो एजेस है ना, उनका सम हमें दे रखा है कितना, 56। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये 5x प्लस 4 जो एज है और 7x प्लस 4 जो एज है, इनका सम है किसके इक्वल, 56 के इक्वल। तो अब हम इक्वेशन पता कर चुके हैं, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से। तो देखिए 5x एंड 7x इट इज़ 12x, 4 एंड 4 इट इज़ 8, 56। ठीक है, सो 12x इज इक्वल टू 56, इधर आकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो ये कितना बचा, 48। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 12 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, राइट। सो अब हमें इनकी करंट एज पता करना। उन्होंने क्या पूछा है कि उनकी परजेंट एज कितनी है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये उनकी परजेंट एज है। आप यहाँ पर एक वर्ड और यूज कर सकते हो, परजेंट एज ऑफ ए, present age of A एंड present age of B। ठीक है, सो अब हम फाइनली निकाल सकते हैं इनकी present age, therefore present age of A कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 4 यानी कि 20 ईयर्स, है ना। एंड present age of B ये कितनी हो जाएगी, 7 इंटू 4 यानी कि 28 ईयर्स। अब इनका सम 56 मत काउंट करना, इनमें 4 ऐड करके, जैसे इसमें 4 ऐड किया तो 24, दूसरे में 4 ऐड किया तो 32, इनका एडिशन जो है ना वो 56 था। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 8th क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्या है 9th क्वेश्चन में, इफ़ 7 इज एडेड टू 7 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर को x मान लें, उसका 7 टाइम में ऐड कर दें किसको, 7 को, द रिजल्ट इज, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल के साइन को, कितना आ जाएगा, 28। चलिए देखते हैं, लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लेकर चलते हैं कि 7 टाइम्स अ नंबर यानी कि 7 मल्टीप्लाई x, इसमें ऐड किया गया है क्या, 7, रिजल्ट क्या मिल रहा है, 28। तो 7 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर, तो 28 माइनस 7, सो 7x किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 21 के इक्वल। सो x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7। सो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, आज पता नहीं क्या हो रखा है, नंबर की स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है ना। रिक्वायर्ड नंबर किसके इक्वल हो गया, 3 के। क्लियर। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 20 ईयर्स हैंस, हैंस मतलब विल बी, फ्यूचर, आगे आया था ना 20 ईयर्स लेटर, तो वैसे ही है। तो अगर आपको इन वर्ड से कन्फ्यूज़न होता है कि ये पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आगे लाइन में आप ये देख लीजिए कि विल सेल है या वाज वर है। आपको इनसे तो पता ही होगा, विल सेल फ्यूचर के लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं और वाज वर पास्ट के लिए रिप्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, 20 ईयर्स हैंस यानी कि 20 साल के बाद अश्वनी की एज जो है 3 टाइम हिज प्रजेंट एज हो जाएगी। सो बताओ उसकी प्रजेंट एज क्या है। तो ऐसे में हम उसकी प्रजेंट एज को लेट करते हैं। ठीक है, लेट द प्रजेंट एज ऑफ अश्वनी, अश्विन है एक्चुअल में, अश्विन। तो प्रजेंट एज ऑफ अश्विन को हमने मान लिया x ईयर्स, देयरफॉर 20 ईयर्स हैंस 20 ईयर्स
हैंस एज ऑफ अश्वनी कितनी हो जाएगी, x + 20, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेकर चलें, ये क्या कह रहा है, 20 ईयर हैंस यानी कि 20 साल के बाद, 20 साल के बाद अश्वनी की एज, तो 20 साल के बाद अश्वनी की एज कितनी है, x + 20, है ना। फिर विल बी शैल बी वाज वर किसके लिए बताया था, इक्वल के साइन के लिए। फिर 3 टाइम्स, 3 टाइम का मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी में, किस में, परसेंटेज में, और परसेंटेज को हमने क्या मान रखा है, x। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनी। तो अब x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले, सो 3x - x, दैट मीन्स 20 = 2x। सो 2 लेफ्ट में आकर डिवाइड करेगा, तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ रही है, 10। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अश्विन कितनी है, 10 ईयर्स। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या है, ए ग्रैंडफादर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ग्रैंडसन। तो अगर हम ग्रैंडसन की एज को x मान लें तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ग्रैंडफादर की एज मिल जाएगी यानी कि 8x। और फिर कह रहा है ऑल्सो ही मतलब ग्रैंडफादर की ही बात चल रही है यहाँ पर जिससे शुरुआत हुई थी, ही इज 63 ईयर्स ओल्डर देन हिम। और अगर कंपेयर करें अब इनकी एज के बीच में, तो उनकी एज के बीच में 63 साल का गैप है। ही इज 63 ईयर ओल्डर देन हिम यानी कि 63 साल बड़ा है। सो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, देयर प्रेजेंट एजेस। क्लियर। सो लेट कर लेते हैं ग्रैंडसन की एज से, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, x ईयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 8x ईयर्स। यही बोला था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में कि ग्रैंडसन की जितनी होगी उसके 8 टाइम के इक्वल ग्रैंडफादर की एज होगी। तो ये दोनों आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है कि ग्रैंडफादर की एज यानी कि 8x वो ग्रैंडसन की एज से 63 साल ज़्यादा है। यानी कि अगर हम ग्रैंडफादर की एज में से ग्रैंडसन की एज को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो गैप आ जाएगा 63 साल का, है ना। तो ये कितना आ गया, 7x। सो = 63 चल रहा है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 63 / 7, यानी कि x हमारे पास आ रहा है 9 ईयर्स का। यानी कि जो ग्रैंडसन है वो कितने साल का है, 9 साल का, और ग्रैंडफादर जो है वो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना 9 को, यानी कि 72 ईयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन किसके इक्वल होगा, 9 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी की जो एज होगी वो कितनी होगी, 8x यानी कि 9 यानी कि 72 ईयर्स। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन। अ टॉय बैंक इज फुल ऑफ 1 रुपीज़ and 50 पैसा कॉइन। एक टॉय बैंक का कोई गुल्लक बोल देते हैं हम जिसको, है ना, उसमें 1-1 रुपए के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है। अब ये कहता है इट कंटेन्स 3 टाइम्स एज मैनी 50 पैसा कॉइन्स एज 1 रुपी कॉइन, कि 1 रुपए के जितने कॉइन है ना उसके 3 गुना 50 पैसा के कॉइन है। क्लियर। तो यहाँ पे हम 1 रुपीज़ के नंबर ऑफ कॉइन्स को x मान सकते हैं। तो 50 पैसे के कॉइन कितने हो गए, 3x हो गए।
क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट इन द टॉय बैंक वो 45 रुपीज़ है। तो बताओ कितने कॉइन ईच डिनोमिनेशन सॉरी, तो यानी कि 1-1 रुपए के कितने कॉइन हैं और 50 पैसे के कितने कॉइन हैं उस टॉय बैंक में, वो चीज़ हमें बतानी है यहाँ पर। ठीक है, सो लेट से शुरुआत करते हैं किसकी, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। लेट द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन, ठीक है, इसको हमने मान लिया x, कि वो गिनने में x है, कि वो 10 हैं या 20 हैं या 25 हैं, कितने हैं ऐसे। एंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स, तो ये कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। इन्होंने यही बोला था ना कि 50 पैसे के जो कॉइन हैं वो 3 गुना है किसके, एज द 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए के जितने कॉइन है वो। सो अब हम यहाँ पर लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या, कि टोटल अमाउंट जो है वो 45 रुपीज़ का है। अभी देखिए जो अमाउंट है वो अमाउंट बनेगा कैसे, अमाउंट बनेगा हमारे पास 1-1 रुपए के, मान लीजिए कितने कॉइन हैं, x कॉइन है, तो x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो रुपए कितने बन गए, x बन गए। या एक सिंपल सा एक और तरीका बताता हूँ, देखिए 1-1 रुपए के मान लीजिए 25 कॉइन है, ठीक है, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें क्या देगा, 25 रुपए देगा। और फिर मान लीजिए हमारे पास 50 पैसे के जो हैं वो 30 कॉइन है, वैसे ही रैंडमली एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 50 पैसे का मतलब है 1/2 रुपए, तो ये कितने हो जाएंगे कैंसिल होके, 15 रुपए। तो 25 और 15 टोटल 40 रुपए हो गए। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है इन्हीं की क्वांटिटी के साथ, है ना। तो वही काम करते हैं, देखिए 1-1 रुपए के कितने कॉइन है, x कॉइन है, 50 पैसे यानी कि 1/2, है ना, यानी 50 पैसे के कितने कॉइन है, 3x कॉइन है। तो अब ये भी हमें क्या दे रहा है, अमाउंट प्रोवाइड करवा रहा है, और ये भी क्या दे रहा है, ये भी अमाउंट प्रोवाइड करवा रहा है, 50-50 से इतना अमाउंट बन गया। अब दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास 45 रुपये बन जाएंगे, यानी कि इनको ऐड कर लें तो हमारे पास 45 बन रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x + 3/2x, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, सो एलसीएम लिया तो 2 आ गया, तो 2 डिवाइडेड बाई, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, सो 2 डिवाइडेड बाई 1 1, 1 इंटू एक्स 2x, प्लस 2 डिवाइड बाई 2 1, 1 इंटू 3 3x इज इक्वल टू 45। देन यहाँ से हमारे पास कितना बन गया, 5x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45, है ना। सो x की वैल्यू अब निकालें, सो 5/2 दूसरी तरफ जाकर 2/5 हो जाएगा। अब 5 से इसको कैंसिल करें, सो 9, सो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, 18, यानी कि 1-1 रुपए के कितने कॉइन हैं, 18, और 50 पैसे के कितने कॉइन हो जाएंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन किसके इक्वल आ गया, 18 के, एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन किसके इक्वल आ जाएगा, 18 × 3 यानी कि 54 के। क्लियर। तो ये था हमारा डिनोमिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, आने के बहुत चांसेस है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, द परसेंटेज ऑफ अमन एंड नमन आर इन द रेशो, फिर से रेशो दे दिया, कोई नहीं, इनकी परसेंटेज ये है तो कॉमन रेशो को x मान लेंगे। फिर कह रहा है 8 ईयर हैंस, अब उनका जो रेशो हो जाएगा एजेस का वो 5:6 है। इनको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं आराम से। चलिए देखिए, सबसे पहले तो इनकी परसेंटेज के रेशो से स्टार्टिंग करते हैं। गिवन क्या है, रेशो ऑफ present
एजेस ऑफ अमन एंड नमन। कितना रेशो दे रखा है? इट इज 4:5। फिर रेशो के तुरंत बाद क्या लेट करते हैं? कॉमन रेशियो। लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स बोल दें। देयरफॉर प्रेजेंट एज अब हमारे पास तैयार हो जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी है? 4x एंड प्रेजेंट एज ऑफ नमन ये कितनी हो जाएगी? 5x। राइट। अब हमें एक्चुअल में 8 ईयर हैंस 8 साल के बाद की, क्योंकि देखिए विल है ना, दोबारा से इंडिकेट कर रहा हूं, 8 साल के बाद की एजेस और निकालनी है इनकी। नाउ आफ्टर 8 ईयर्स एज ऑफ अमन कितनी हो जाएगी? आज ये 4x का है तो आगे 4x प्लस 8 ईयर्स का हो जाएगा। साथ में ईयर्स वो लिखते हैं, है ना। ऐसे ही एंड आफ्टर 8 ईयर्स एज ऑफ नमन वो कितनी है? 5x प्लस 8 ईयर्स। ठीक है। अब इनकी जो नई एजेस है, फ्यूचर वाली एजेस हैं, उन फ्यूचर एजेस का रेशियो दे रखा है हमें कितना? 5:8। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लेकर चलें तो देखिए हमें इनकी जो एजेस हैं 4x प्लस 8 एंड 5x प्लस 8 इनका रेशियो दे रखा है कितना? 5:6। समझे? तो इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इधर आकर 4x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेगा एंड 5 से 5x प्लस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट। तो ये कितना आ गया? 24x प्लस आई थिंक 48 इज इक्वल टू 25x प्लस 40। तो ऐसा करते हैं, बड़ा कौन है? 25x है, तो 25x की तरफ 24x को ले आते हैं, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, और 40 को लेफ्ट में ले आते हैं, वो भी सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। सो ये कितना बच गया? 8 एंड दैट वन इज x। तो x तो हमारा क्या था? कॉमन रेशियो। तो अब इनकी परसेंटेज बतानी है, तो ऊपर देखिए उनके परसेंटेज को हम 4 और 5 से x को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी है? 4 मल्टीप्लाई 8 यानी कि 32 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ नमन ये कितनी है? 5 मल्टीप्लाई 8 दैट मीन्स 40 ईयर्स। क्लियर? आसान था क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट करते हैं 14th क्वेश्चन। द एज ऑफ मोहन एंड सोहन आर इन द रेशियो इफ मोहन वाज 9 ईयर्स ओल्डर एंड सोहन 9 ईयर्स यंगर। यंगर मतलब छोटा, ओल्डर मतलब बड़ा। देयर एजेस वुड बी इन द रेशियो 2:1। सो बताइए उनकी परसेंटेज क्या होगी। तो चलिए देखिए इसमें भी हम इनकी परसेंटेज को लेट करते हुए चलेंगे। थोड़ा सा इन्होंने घुमाकर लैंग्वेज दे रखी है आगे, इफ़ मोहन वाज 9 ईयर ओल्डर करके कुछ। ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी परसेंटेज को लेट करते हैं, या रेशियो जो दे रखा है उस रेशियो को लेकर चलते हैं। गिवन रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मोहन एंड सोहन कितना है? 5:7। फिर लेट करते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी x मान लें। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मोहन कितनी हो गई? 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोहन ये कितनी हो गई? 7x। अब ये देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि इफ़
मोहन वाज 9 ईयर ओल्डर, अगर मोहन की जो एज है जो कि 5x है वो 9 साल बड़ी हो जाए, ठीक है, यानी कि आफ्टर 9 ईयर इसकी एज पता करनी है, और सोहन 9 ईयर यंगर हो जाए, यानी कि इसकी 9 साल पहले की एज पता करनी है, तो वो जो नई एजेस होंगी उनके बीच का जो रेशियो है वो दे रखा है ये 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लेकर चलते हैं, नाउ 9 आफ्टर 9 ईयर्स या 9 ईयर हैंस या आफ्टर 9 ईयर ऐसे बोल देते हैं, आफ्टर 9 ईयर्स एज ऑफ मोहन, एज ऑफ मोहन कितनी हो जाएगी 5x प्लस 9 ईयर्स, है ना, एंड बिफोर 9 ईयर्स 9 साल पहले एज ऑफ सोहन ये कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सोहन, सोहन की एज थी 7x तो वो -9 हो जाएगा इतने ईयर्स का, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इन्होंने 2 और 1 का जो रेशो दे रखा है वो 2 और 1 का रेशो दे रखा है ये 5x प्लस 9 एंड 7x माइनस 9 के बीच का, ठीक है। अब हमें इनको आगे कंटिन्यू करना है, तो देखिए 1 से हम 5x प्लस 9 को मल्टीप्लाई करें, 2 से यहाँ 7x माइनस 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 14x माइनस 18, सो 5x छोटा है तो उसको 14x की तरफ ले जाते हैं एंड 18 को 9 की तरफ ले आते हैं, ठीक है। सो ये कितना हो गया 27 एंड दैट वन इज गोना बी 9x, सो 9 इधर आकर इसको डिवाइड करता है तो हमारे पास x की जो कॉमन वैल्यू है वो कितनी आ गई 3। सो अब इस 3 की हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ मोहन एंड सोहन बता सकते हैं, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मोहन कितनी हो गई 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15 ईयर्स, है ना, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोहन ये कितनी हो गई 7 इंटू 3 यानी कि 21 ईयर्स। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ फादर इज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, तो इसकी सन की एज को x मान लें तो इसके फादर की एज कितनी हो गई 3x। फिर कह रहा है आफ्टर 15 ईयर, अब 15 साल बाद उनकी एज नहीं निकाल सकते हैं। ही मतलब फादर की बात कर रहा है क्योंकि फादर से शुरुआत की थी, ठीक है। विल बी किसको रिप्रेजेंट करेगा इक्वल को, ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई को एज ओल्ड एज इज सन, सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। सो उसी तरीके से शुरुआत करेंगे, लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन को, लेट द, इस तरह का क्वेश्चन पहले आ चुका है, वो ग्रैंडफादर से रिलेटेड था कुछ शायद, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ सन किसके इक्वल मान लें x ईयर्स मान लें, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी उससे सन से 3 टाइम्स इतने साल। अब आफ्टर 15 ईयर्स, नाउ आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ सन, सन की एज कितनी हो जाएगी उसमें 15 साल जोड़ दें यानी कि इतने साल, एंड आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ फादर, फादर की कितनी एज हो जाएगी, अभी है 3x तो उसमें भी 15 साल हम ऐड कर देते हैं इतने साल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लेकर चलते हैं कि अब जो एज है फादर की यानी कि 3x प्लस 15 यानी ये विल बी यानी कि इक्वल ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें एज ऑफ सन जो कि x प्लस 15 है ना। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो 3x प्लस 15 2x प्लस 30, सो 2x छोटा है इधर ले आते हैं माइनस का हो जाएगा, 15 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करेगा, सो 3x माइनस 2x x 30 माइनस 15 15, तो ये तो हमारे पास
प्रेजेंट एज ऑफ सन आ गई, तो उसके फादर की एज कितनी हो गई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 15 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर की प्रेजेंट एज 3 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 45 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम द डिजिट एट द वंस प्लेस। ठीक है, देखिए कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है, समथिंग लाइक दैट, है ना, या एक ऐसे हो गया, तो आप नोटिस करोगे इसमें जो 10 प्लेस पर जो नंबर है वो यूनिट प्लेस के नंबर का क्या है, 3 टाइम है ना। ये ऐसे भी हो सकता है, या ये नंबर भी हो सकता है, तो ये जो 9 है वो इस 3 का क्या है, 3 टाइम हो गया ना। या 31 भी हो सकता है कि 10th प्लेस जो है वो यूनिट प्लेस के 3 टाइम के इक्वल है। तो ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है। अब बहुत सारे ऑप्शन बन गए ऐसे, अब कौन सा एक्चुअल में सही है हमें नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, इनको लेट करेंगे कि जो यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको x मान लें, तो जो टेंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 3x। क्लियर। अब लेके चलते हैं, इफ सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, कि भाई एक नंबर है मान लीजिए 31 और इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दें कि वंस प्लेस 10 बन जाए, टेंस प्लेस वंस बन जाए, तो वो नंबर क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया, है ना। अब ये कह रहा है कि ये रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना और ये जो ओरिजिनल नंबर था, इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करें, सम बोल रखा है ना, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 88 के इक्वल आ रहा है। क्लियर। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, तो यहाँ पर हम शुरुआत कैसे करेंगे, इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम यूनिट प्लेस को लेट करते हैं। लेट द वंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर का जो वंस प्लेस होगा उसको हमने क्या मान लिया, x। देयरफॉर द टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम बोला था, तो ये 3x। ठीक है। देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज द 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, क्या हम उसको ऐसा लिखेंगे 3x, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा कि हमने 10th प्लेस पे 3x लिख दिया, यूनिट प्लेस पे x लिख दिया, अब हमारा नंबर बन गया, नहीं। देखिए हमारे पास दिक्कत यही आ रही है कि अब हम जो है x की फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो यहाँ पर अब आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे 2 डिजिट का नंबर है उसको डिफरेंट फॉर्म में हम लिखना सीखेंगे। देखिए कैसे, एक मान लेते हैं एक नंबर है हमारे पास 47, तो देखिए क्या 47 को 40 + 7 लिखा जा सकता है ना। और क्या 40 को 10 × 4 और 7 को 1 × 7 लिखा जा सकता है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 53 है, 53 को क्या 10 × 5 एंड 3 को 1 × 3 लिखा जा सकता है। इससे क्या हुआ, देखिए जो टेंस प्लेस पर है वो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, और जो यूनिट प्लेस पर है वो यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा है। क्लियर। तो दैट मीन्स कि हम किसी भी 2 डिजिट के नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 86 है, तो 86 में आप नोटिस करोगे जो 10 प्लेस पर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, फिर प्लस, और फिर जो यूनिट प्लेस पर है उसको यूनिट 1 के साथ मल्टीपल में लिखा जा सकता है ना। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन की हम हेल्प लेने वाले हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर टेंस प्लेस पर कौन है, 3x है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 के मल्टीपल में, और फिर प्लस लगाएंगे, और फिर x जो उसकी यूनिट प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, है ना। तो ये जो नंबर बना, ये नंबर हमारा बना कैसे, एक्सप्रेस करने के बाद। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन गया, 30x
प्लस एक्स यानी कि 31x। क्लियर। लेकिन अब हमें डिजिट्स को रिवर्स करना है, ठीक है। भाई ने बोला ना रिवर्सिंग द डिजिट्स, सॉरी डिजिट्स को अगर हम रिवर्स कर दें तो अब जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा। तो यानी कि जो वंस प्लेस पर है उसको हम टेंस प्लेस पे बना देंगे और जो टेंस प्लेस पर है उसको हम वंस प्लेस का बना देते हैं। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स वंस प्लेस किसके इक्वल हो जाएगा, 3x के। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स टेंस प्लेस किसके इक्वल हो जाएगा, x के। देयरफॉर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, द 2 डिजिट नंबर अब क्या बन जाएगा, वो नीचे लिख रहा हूं मैं, यहां जगह नहीं है। तो अब देखिए 10th प्लेस पर कौन है, x है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई एक्स। फिर प्लस अब यूनिट प्लेस पे कौन है, 1 मल्टीप्लाई 3x, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है, 10x प्लस 3x यानी कि 13x। क्लियर। तो देखिए जब ओरिजिनल नंबर था तो ओरिजिनल नंबर क्या बन रहा था, 31x। लेकिन डिजिट्स को जब हमने रिवर्स किया तो अब 2 डिजिट का जो नंबर बन रहा है वो कितना बन रहा है, 13x। तो अब हम इस कंडीशन को लेकर चलते हैं कि इन दोनों नंबर को, ओरिजिनल यानी कि 31x और रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना यानी कि 13x, उन दोनों का सम की बात चल रही है, यानी कि इनको प्लस करें तो रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, ये 88 के। यानी कि इसको अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन में लेकर चलते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा 31x एंड 13x दोनों का कॉम्बिनेशन 88 बन रहा है। तो ये कितना बन गया, 44x इज इक्वल टू 88। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 88 डिवाइडेड बाय 44। दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है 2 के इक्वल। सो x क्या है हमारा, यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस, और ये टेंस प्लेस क्या है, 3x, है ना। सो बोल देते हैं देयरफॉर वंस प्लेस किसके इक्वल आ गया, 2, एंड टेंस प्लेस किसके इक्वल आ गया, 3 इंटू 2। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर, है ना, पहली और दूसरी लाइन। तो ये किसके इक्वल आ गया, 6। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस यानी कि 62। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको लेकर चल सकते हो कि 2 डिजिट जो नंबर है वो किसके इक्वल होगा, 31x। यानी कि 31 को हम x यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 62। और वही 62 तो हमारा ये देखिए बना हुआ है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा है, 16। यस। चलिए नेक्स्ट करते हैं 17 क्वेश्चन। A number consists of 2 digits. The digits at the tens place is twice that of the digits at the unit place. पिछले में क्या था, 3 टाइम था, इसमें 2 टाइम है। अब ये कह रहा है 18 is subtracted from the number, the digits are reversed. तो 18 को नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिजिट्स जो है ना वो रिवर्स हो जाती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम कैसे इसको लेकर चलें, तो ऐसा करते हैं कि इतना इतना पार्ट तो एक बार कॉपी करते हैं, कुछ तो काम कम हो, है ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टेंस प्लेस है वो कितना दे रखा है, ट्वाइस। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 टेंस प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। ठीक है, इन्होंने वंस प्लेस के बजाय यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर रखा है, यूनिट्स प्लेस। तो उसे कोई फर्क नहीं है। तो 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई 10th प्लेस का नंबर
फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस का नंबर यानी कि 20x प्लस x यानी कि 21x। सो अब हम डायरेक्टली वो लिखते हैं, देयरफॉर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर reversing the digits, two digit number किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखिए जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ जाएगा, यानी कि x अब 10 प्लेस पे आ गया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जो पहले 10th प्लेस पे था, क्योंकि अब वो यूनिट प्लेस बना दिया, तो यानी कि 10x प्लस 2x यानी कि 12x। अब ये क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर, इफ़ 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें किस में से, ओरिजिनल नंबर यानी कि 21x में से, द डिजिट्स जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि ये नंबर अब ऐसा बन जाएगा। तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अब क्या दे रखा है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि 21x में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो 12x बन जाता है, ऐसा। तो अब 21x 12x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 18 उधर लेकर गए तो ये कितना बन गया 9x। दैट मीन्स कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, 18 को डिवाइड कर देगा तो जो हमारे 2 डिजिट का जो नंबर बना वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर किसके इक्वल हो जाएगा 21x के, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 42 के इक्वल। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 17th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 18th। क्या है, द डिजिट्स एट द 10th प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज थ्राइस द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस सेम एज इट इज 16 की तरह। अभी कह रहे हैं डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो नया नंबर जो है वो 36 लेस देन है द ओरिजिनल नंबर से। क्लियर है। तो चलिए देखिए ऐसे ही करते हैं, इसी की तरह ही इतना हिस्सा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें ओरिजिनल नंबर यूनिट प्लेस को x मान लिया, तो इसने क्या बोला है 10th प्लेस 3x हो जाएगा। तो जो 2 डिजिट का नंबर वो क्या बनेगा 10 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई x यानी कि 30x प्लस x, दैट मीन्स 31x। और रिवर्स करने के बाद जो डिजिट है वो क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस से 10th प्लेस बन जाएगा x और 10th प्लेस 3x से वो यूनिट प्लेस बन जाएगा, यानी कि 10x प्लस 3x दैट मीन्स 13x। क्लियर। तो अब ये क्या कह रहा है, अगर हम रिवर्स कर दें डिजिट्स को यानी कि ऐसा नंबर बनेगा, तो ये नया नंबर जो है वो 36 कम है किससे, ओरिजिनल नंबर से, 36 लेस देन, यानी कि ओरिजिनल नंबर बड़ा है ना। तो हम एक तरह से यहाँ पे ये चीज़ कंडीशन लेकर चल सकते हैं कि उस बड़े नंबर में से इस छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 36 का डिफरेंस आ रहा है, तो बन गई हमारी इक्वेशन। क्लियर। तो ये कितना आ गया 18x इज इक्वल टू 36। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 उधर जाकर डिवाइड करेगा यानी कि 2, तो हमारा 2 डिजिट का नंबर क्या बन गया, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर ये आ गया 31 इंटू x यानी कि 62 के इक्वल। क्लियर। सेम टाइप के कंटिन्यूसली 3 क्वेश्चंस हमने अभी अभी अटैम्प्ट किए। चलिए नेक्स्ट करते हैं 19th। क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो इसके डिनोमिनेटर को x मान लें तो इसका जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो x माइनस 4 होगा। 4 लेस है तो कई बच्चे 4 माइनस एक्स करते हैं, वो नहीं, x माइनस 4 होगा। फिर कह रहा है if 3 is subtracted from the numerator and 5 is added to the denominator, जो फ्रैक्शन जो है वो becomes, वो इक्वल हो जाएगा किसके 1/4 के। चलिए देखिए आसान है। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को लेट करना पड़ेगा। लेट द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन को x मान लें, therefore the numerator
ऑफ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x माइनस 4, 4 लेस है डिनोमिनेटर से, है ना। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाने वाला है, फ्रैक्शन बन जाएगा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं उस चीज़ को कि अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें, किस में से, न्यूमरेटर में से। तो देखिए न्यूमरेटर हमारा x माइनस 4 है, उसमें से भी हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर कह रहा है कि 5 ऐड कर दे किसमें, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर x है, उसमें हमने 5 ऐड कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि अब ये जो फ्रैक्शन बनेगा वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 के। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले। सो x माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 डिवाइड में x प्लस 4 है, सॉरी 5 है, इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो 4 x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेगा और इज इक्वल टू में x प्लस 5 है। तो ये कितना आ गया, 4x माइनस 28 इज इक्वल टू x प्लस 5। सो x को इधर ले आते हैं, लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस होगा, और 28 उधर जाकर प्लस कर देगा, ठीक है। सो ये कितना आ गया, 3x। सो ये बन गया 33। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 11। सो डिनोमिनेटर हमारे पास 11 है और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4, है ना। तो ये बताने पड़ेंगे। देयरफॉर डिनोमिनेटर किसके इक्वल आ गया, 11 के, एंड न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 11 माइनस 4 यानी कि 7 के। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास इक्वल आ गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के। क्लियर। तो ये था हमारा 19th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 20th। क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 50। जब भी दो नंबर के डिफरेंस की बात हो ना, तो उसमें एक नंबर को बड़ा एक को छोटा माना करो। फिर कहता है द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द स्मॉलर नंबर बाय द बिगर नंबर इज 2/3। सो बताइए वो नंबर्स क्या होंगे। तो चलिए देखिए, लेट कर लेते हैं, या एक चीज़ आप सिंपल सी देखिए दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस का मतलब क्या है, उनके बीच का सब्ट्रैक्शन, वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। मान लीजिए एक नंबर x है और एक नंबर y है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, 50 है। मैंने x को बड़ा और y को छोटा माना है। तो अब ये क्या कह रहा है कि छोटे वाले को यानी कि y को डिवाइड करें बिगर यानी कि x से, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा ऐसा कुछ। तो ये हम y को नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप एक नंबर को x मान रहे हैं और दूसरा नंबर जैसे y है और इज इक्वल टू में 50 आ रहा है, तो आप x इज इक्वल टू वाई को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो वो क्या बन जाएगा, प्लस y बन जाएगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप ये कर लीजिए कि एक नंबर को लेट कर लीजिए x और दूसरा नंबर जो है वो क्या हो जाएगा 50 प्लस x, है ना। तो डिफरेंस की जब बात आती है तो ऐसे में इनका एडिशन हम लेकर चल सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर number be x and the larger number कितना मान लिया, x प्लस 50, है ना। तो वैसे बात है इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस आ गया, 50 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लेकर चलें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने क्या कह रखा है कि स्मॉलर नंबर यानी x को डिवाइड करें बिगर नंबर यानी x प्लस 50 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 2/3। तो अब इसको लेकर चलें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x और 2 मल्टीप्लाई किससे करेगा, x प्लस 50 से। तो ये कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 100, है ना। सो 3x माइनस 2x को इस तरफ शिफ्ट कर लिया। सो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास 100 के इक्वल आ रही है। तो ये तो स्मॉलर नंबर हो गया, फाइंड द नंबर्स बोला है ना। देयरफॉर द स्मॉलर नंबर is equal to 100 and the larger number is equal to 100 plus 50 यानी कि 150, है ना।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट करते हैं 21। क्या है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 4 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ को x माने तो लेंथ 4 + x हो जाएगी या x + 4, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अभी कह रहे हैं इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। तो अब जो एरिया आएगा, नया एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 81 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल रेक्टेंगल और न्यू रेक्टेंगल ऐसे कुछ लेकर चलना पड़ेगा। तो लेट करते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, इसको हमने मान लिया x सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल वो कितना हो जाएगा? x + 4 सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल वो कितना हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, जो कि कितना आ रहा है? x² + 4x के इक्वल आ रहा है ना। नाउ after increment by 3, after increasing by 3 सेंटीमीटर the new length, ऐसे कर लेते हैं, है ना। after increasing by 3 सेंटीमीटर न्यू लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? x + 4 तो पहले से ही था, है ना, और +3 और हो गया, तो ये बन गया x + 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की जगह नहीं बची, वो लिख लेना। एंड आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 3 सेंटीमीटर न्यू ब्रेड्थ जो है वो कितनी हो जाएगी? x + 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर लिख लेना। देयरफॉर आफ्टर इंक्रीमेंट बाय 3 सेंटीमीटर न्यू एरिया, अब नया एरिया भी तो आएगा। अब वो नया एरिया कितना होगा? x + 7 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ के इक्वल। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया? x² + 3x + 7x + 21, यानी कि x² + 10x + 21। ये तो नया एरिया आ गया, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ऐसे कुछ लिखेंगे, क्योंकि एरिया स्क्वायर में शो किया जाता है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलते हैं। उसने क्या बोला है? एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, यानी कि ये विल बी 81 सेंटीमीटर मोर, किससे? पुराने रेक्टेंगल के एरिया से, यानी कि इससे। दैट मीन्स कि इस पुराना रेक्टेंगल का एरिया जो वो कम है, इस कम में अगर हम 81 जोड़ दें तो हमारे पास ये बन जाएगा, है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस है ये। सो अब इसको लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो क्या है कि नए या पुराने रेक्टेंगल का एरिया जो लेकर चल रहे हैं उसमें हम ये 81 ऐड कर दें तो नए रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो अब ये देखिए, हम ऐसा करते हैं कि x वाली जो टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लेते हैं। तो x² लेफ्ट में आएगा नेगेटिव, 10x लेफ्ट में आएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू में 21 - 81 राइट में गया नेगेटिव। सो आप नोटिस करोगे x² से तो x² कैंसिल होगा क्योंकि अपोजिट साइन का है। सो 4x - 10x माइनस का 6x, और 21 - 81 इज -60। सो दोनों तरफ माइनस है, वो भी कैंसिल कर सकते हो। तो x की वैल्यू क्या बच गई? 60 / 6, यानी कि x किसके इक्वल आ रहा है? 6 के इक्वल आ रहा है। और x हमने किसको माना था? ओरिजिनल रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को माना था। तो उसने हमारे पास फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, यही तो पूछा है। सो चलिए फटाफट उसको निकाल देते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल कितना है? x + 4, यानी कि 10 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इट इज x सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट करते हैं 22। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सो काफ़ी मेहनत के बाद ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो रहे हैं।
तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, अब तक आपने नहीं किया है, ठीक है। चलिए, और कमेंट भी करके ज़रूर बताइए कि भाई आप कौन से स्टेट, कौन से सिटी से हैं, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ का मेरी वीडियोस देखी जा रही है ना। तो इतना तो बनता है प्लीज़। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है। ए स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोर्ट्स in 4 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours. If the speed of the stream is 2 km per hour, find the speed of the streamer in still water. तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए एक कोई नहर, नदी है कोई, ठीक है, वो बोल देते हैं, और उसमें एक नाव है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में चलिए मैं डार्क से लेके चलता हूँ कि एक हमारे पास बहाव है, ठीक है, और उसमें एक नाव है। दोनों में सिचुएशन, दो अलग अलग सिचुएशन है। अगर देखिए बहाव, मैंने जान करके एक डायरेक्शन में इसको झुका दिया वो दिखाने के लिए कि बहाव जो है, पानी का बहाव वो इस डायरेक्शन में है, और नाव जो है वो एक बार इस बहाव की डायरेक्शन में जा रही है और एक बार बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को बोला जाता है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, यानी कि अगर बहाव की तरफ ही नाव चल रही है तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और बहाव के अपोजिट अगर नाव चल रही है तो उसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। क्लियर। अब इसमें क्या चीज़ होती है, देखिए बहाव की, इन्होंने जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम को ही मैं बहाव बोल रहा हूँ, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो ऑलरेडी 2 किलोमीटर पर आवर इन्होंने दे रखी है ना। तो इसकी स्पीड तो है 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर पर आवर इन्होंने दे रखी है। तो जो बोट की स्पीड है, उस बोट की स्पीड को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए, जैसे आपने फील भी किया होगा कि आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते अगर आपके पीछे की तरफ से हवा लग रही है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना। जितनी स्पीड से आप चला रहे हो और साथ में जो हवा की स्पीड है वो मिक्स हो जाती है, यानी कि दोनों स्पीड जो है वो जुड़ जाती हैं। तो डाउन स्ट्रीम खुद एक स्पीड है जो क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपके बोट की स्पीड और बहाव की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में ये हो गया हमारे पास x + 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, मान लीजिए ज़्यादातर तो मेरी किस्मत तो उल्टी ही होती है कि मैं जिस डायरेक्शन में साइकिल या बाइक या कुछ भी चला रहा हूँ तो हवा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से लगती है ना, और वो उल्टा मेरी स्पीड को कम कर देता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आपको क्या करना होता है, बोट की स्पीड में से बहाव की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, वरना आप बहाव की स्पीड में से बोट की स्पीड को घटा रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि बोट की स्पीड कम है बहाव की स्पीड से, और बोट की स्पीड अगर कम हुई बहाव से तो वो क्या करेगा, बहाव अपने साथ आपको वो अपने साथ ले जाएगा, है ना, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम खुद एक तरह की स्पीड हैं जो हमने यहाँ पर पता करी, जो कि क्या है, डाउनस्ट्रीम में x+2 और अपस्ट्रीम में x-2, ठीक है। तो अब उन्होंने हमें क्या चीज़ दे रखी है कि दो पोर्ट्स हैं, ए और बी, दो पोर्ट बोल देंगे, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर करने में वो 4 घंटे का टाइम लगा रही है, लेकिन किस में, डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि फ़िलहाल स्पीड ये थी, टाइम उसको इतना लग रहा है ना। तो दैट मीन्स कि स्पीड इनटू टाइम अगर करें तो हमें क्या बताता है, वो डिस्टेंस बताता है कि दोनों पोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब हम यहाँ मान के चलते हैं कि देखिए वो पोर्ट एक अपना ए और एक ये बी है, वही सेम एक ए और एक बी है। पहले वो क्या कर रहा है कि ए से बी की तरफ ऐसे जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, और उसने 4 घंटे लिए ए से बी तक पहुंचने में, लेकिन वापस से अब वो बी से ए की तरफ जा रहा है और अब उसने 5 घंटे लिए बी से वापस ए तक जाने में। लेकिन खुद सोच के देखिए कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, वो जगह तो चेंज नहीं होने वाली, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम दोनों ही तरीके से, डाउनस्ट्रीम से और अपस्ट्रीम से, क्या करने वाले हैं, उस डिस्टेंस को फाइंड करेंगे
और डिस्टेंस क्योंकि सेम रहेगा तो उनको आपस में हम इक्वल रख देंगे और वहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड बोट की स्पीड आ जाएगी, है ना। तो चलिए लेट करते हैं, मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर में स्ट्रीमर की स्पीड कितनी है उसको हमने मान लिया x किलोमीटर/आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हमें दे रखी है 2 किलोमीटर/आवर, क्लियर। देयरफॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड ये पता करते हैं। देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, क्या बताया था, डाउनस्ट्रीम में आपको ऐड करना है ना, ये इतनी स्पीड हो गई। एंड अपस्ट्रीम स्पीड ये कितनी हो जाएगी, x - 2 किलोमीटर/आवर, क्लियर। अब हम डिस्टेंस पता करते हैं। लेट द टू स्पॉट, एक चीज और करते हैं, लेट द टू पोर्ट्स बी A एंड B। तो अब हम डिस्टेंस पता करते हैं। देयरफॉर बाय गोइंग डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ऐसे कर लेते हैं, बाय गोइंग डाउनस्ट्रीम, कि भाई डाउनस्ट्रीम जाते हुए डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x+2, और उसमें टाइम कितना लगा, 4 घंटे, है ना। तो ये क्या आ गया, 4x + 8, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या हमारा, किलोमीटर में, है ना। अब सेम ऐसे ही ऑल्सो बाय गोइंग अपस्ट्रीम, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस जो कि अभी होने वाला है शायद से, डिस्टेंस कवर्ड। अब अपस्ट्रीम जाते हुए डिस्टेंस कितना कवर होगा, स्पीड यानी कि x - 2 इंटू टाइम। अब उसको टाइम लग रहा है 5 घंटे का, यानी कि 5x - 10, है ना। बट डिस्टेंस तो सेम है दोनों का ही। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ही डिस्टेंसेस तो सेम है, तो डिस्टेंस को हमने क्या किया, दोनों तरीके से जो डिस्टेंस आया उसको इक्वल रख लिया। सो 4x को इधर शिफ्ट करें और 10 को उधर ले जाते हैं। सो x किसके इक्वल आ गया, 18, और हमने x किसको मान रखा है, हमारी स्टिल वाटर में स्पीड को मान रखा है, स्ट्रीमर की स्पीड को, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर/आवर, है ना। सबसे अलग क्वेश्चन था ये। इस तरह क्वेश्चन नॉर्मली आपको 9th-10th को क्लासेस में देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो होपफुली आपको ये जो 22 क्वेश्चंस आज हमने किए हैं वो समझ आए होंगे। काफ़ी लंबी वीडियो बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनमें। आपको कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करना ना भूलिए, कमेंट भी करके बताइए कैसा लगा आपको, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ।